कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा। रैंडम प्रश्न होंगे, चुन चुन के लाया हूं, मतलब बेहद प्रयास ये है कि दोनों ही शिफ्ट में, चाहे वो पहली पारी का परीक्षा हो चाहे वो दूसरी पारी का परीक्षा हो, दोनों ही पारी के परीक्षाओं में ये सारे प्रश्नों में से आपको टकराएगा। यानी अगर आज की आप क्लास कर लिए तो ये जानिए कि आपका विज्ञान का जो सब्जेक्टिव का पोर्शन है, जो लिखने वाला पोर्शन है, वो समाप्त हो जाएगा। डन है? बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप सभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां जरूर करूंगा, टू द पॉइंट बात करेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, सीधा होता है तथा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। दूसरा बात यह रखा गया है कि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। दृष्टि क्षेत्र मतलब ज्यादा एरिया वो कवर करके आपको दिखा सकता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज किसमें किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। रैंडम प्रश्नों में अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है कि विद्युत धारा प्रतिरोध को परिभाषित करें और उसका एसआई मात्रक लिखें। देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको एक तर्ज पकड़नी होगी। क्या तर्ज है? कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आप उठा करके हेडिंग बनाएंगे परिभाषा, और उस पर्टिकुलर टॉपिक की परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, फिर आप बताएंगे उसी परिभाषा के अंत में कि इसको किस साइन से, किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर मैं विद्युत धारा की बात करूं तो इसे I से प्रदर्शित किया जाता है, अगर मैं बात करता हूं प्रतिरोध को तो इसे R से प्रदर्शित, वो आप लिखेंगे। तीसरी बात, इसका सूत्र लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद इसका मात्रक लिख दीजिएगा। अगर आपको पता है कि इसकी राशि कैसी है, सदिश है कि अदिश है, तो वो भी आप यहां सूत्र के पहले मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न रहेगा ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। मुझे लगता है कि आप समझ गए इस चीज को। देखिए, जैसे लिखा है कि यहां पर हेडिंग बननी चाहिए थी विद्युत धारा। ठीक है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब विद्युत धारा आप लिखिएगा तो यहां पर अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। विद्युत धारा उस दिशा में बहती है जिसके विपरीत आवेश प्रवाहित होते हैं। माने इलेक्ट्रॉन अगर दाहिना जा रहा है तो विद्युत धारा बामा भागेगी। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सूत्र होता है, विद्युत धारा के लिए जो सूत्र बताया गया है वो बताया गया है कि कितने आवेश प्रवाहित हुए कितने समय में, यानी I बराबर Q/T। Q का मात्रक क्या होता है? सर्कुलाम होता है, और T यानी समय का मात्रक बताया जाता है कि सेकेंड होता है। ठीक है, तो कुलाम बटा सेकेंड, लेकिन इसका जो मात्रक बताया जाता है वो होता है एम्पियर। SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर प्रतिरोध को हेडिंग बनाइए, प्रतिरोध के बारे में लिखिए, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ये होता है। सूत्र भी यहां पर लिखना हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि सूत्र R बराबर V/I। मुझे लगता है कि ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी। 2-2 नंबर के दोनों प्रश्न थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है विद्युत फ्यूज क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखिए। विद्युत फ्यूज क्या होता है? घर में लगा हुआ होता है, बोर्ड के ऊपर एक अलग स्विच टाइप का दिखेगा, लेकिन वो स्विच नहीं होता, वो फ्यूज होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और चीज आई हुई है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कटआउट लगा होता है, तो वो चीज। तो ये होता क्या है? तो कॉपर धातु से जैसे ही ऐसा कुछ बना होता है कॉपर धातु का, और इसलिए उसको लगाया जाता है ताकि जो अगर विद्युत का प्रवाह बढ़ जाए तो वो कटआउट गिर जाता है। कहीं शॉर्ट सर्किट हो रही है, वो कटआउट गिर जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो उपकरण हमारे कीमती उपकरण हैं बिजली वाले, उनको नष्ट होने से, उनको खराब होने से, उनको जलने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये लिखा है यह एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के अति प्रवाह, ज्यादा प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। यहां से एक ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे बन गया कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो बताएंगे तापीय प्रभाव। सब लोग बताएंगे इस बात, सब लोग लिखेंगे कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। सबका जवाब आना चाहिए, सर तापीय प्रभाव पर
कार्य करता है। अब इसके कार्य क्या है? परिपथ में बाधा के रूप में कार्य करता है, दूसरा शॉर्ट सर्किट को रोकता है। इतनी बात आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब बढ़ते हैं और आपके सामने ले आते हैं एक और क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखिए। सल्फाइड अयस्कों के लिए किस प्रक्रम का इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले आप बताएंगे निस्तापन क्या है, फिर बताएंगे भर्जन क्या है, और फिर सल्फाइड अयस्कों के लिए भर्जन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप बता करके इस क्वेश्चन को भी समाप्त करेंगे। समय बहुत कम है आपके पास, आप उस पड़ाव पर हैं जहां एक एक स्लाइड, एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द किस तरह से आपके एग्जाम में टकराएगा, ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, सिर्फ ये बात एग्जामिनर जानता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोनों ही बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अगली कहानी आपके सामने आ रही है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, बस इतनी सी बात है। आयनिक यौगिकों का निर्माण धनायन एवं ऋणायन से होता है। धनायन एवं ऋणायन के मध्य वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। यह आकर्षण बल बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, अतः आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख दीजिएगा, NaCl, MgCl2, CaCl2, इस प्रकार से आदि लगा दीजिएगा, वो समझ जाएगा। डन। तो ये भी आपका एक 2 नंबर का प्रश्न तैयार हो गया। सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाइए, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां से दिखा देते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? अब पीएच के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दांत, हम सुबह सुबह आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के जो है हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उतना पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितना पी सकते हैं? सर 1 लीटर आपको मैक्सिमम पीना है, उससे कम ही रहे, ज्यादा मत करिएगा वरना किडनी पे असर पड़ता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब जब भी पानी पिया जाता है तो पानी पीने का तरीका है कि आप पानी को लीजिए, मुंह में उसको थोड़ा सा घुमाइए जिससे उसमें लार मिल जाए और तब उसको पीजिए। आप हर घूंट का यही रिवाज होना चाहिए। ये पानी पीने का तरीका है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारा सलाइवा मुंह में बनता रहता है, जिसकी वजह से उसका पीएच मान गिरने लगता है, यानी वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और अम्लीय माध्यम होने की वजह से वो दांतों को क्या करने लगता है? खराब करने लगता है। तुरंत नहीं करेगा कि आज नहीं किया तो कल खराब हो जाएगा, लंबा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्षरण होने लगता है। ठीक है, तो ये एक पीएच का असर हमारे माउथ कैविटी में हो गया, ओरल कैविटी में हो गया। इसके अलावा एक निश्चित पीएच मान अगर हमारे आमाशय को न मिले तो खाना नहीं पचेगा। ब्लड यानी रुधिर का एक अपना अलग पीएच मान होता है। लाल चींटी काटती है तो एक अम्ल डालती है, वो एक पीएच मान की तरह कार्य करता है और उसकी अलग वैल्यू है। जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उस मिट्टी का भी अपना एक पीएच मान होता है। बहुत ज्यादा पीएच मान हो गया तो भी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होगी, बहुत कम पीएच मान हो गया तो भी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होगी। उस मिट्टी को फसल के हिसाब से उसके पीएच में परिवर्तन करना चाहिए। तो ये खेती-बाड़ी के लिए हो गया। जलीय जीव जैसे मछलियां हैं, अगर जल का पीएच मान बढ़ जाए या घट जाए तो मछलियों को समस्या हो जाएगी। तो पीएच का अपना बहुत इंपॉर्टेंस हमने हमारे दैनिक जीवन में, पौधों पे देखिए अम्ल वर्षा हो जाए, पौधों को डिग्रेडेशन होने लगता है, उनमें कमी आने लगती है, उनमें प्रकाश संश्लेषण के मरने लगते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी बातों को इस स्लाइड के अंदर लिखा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत अधिक महत्व है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला, पेड़ पौधों के लिए पीएच का महत्व। क्या महत्व है? पेड़ पौधे जिस मिट्टी में उगता है वह एक निश्चित पीएच परास की होनी चाहिए, न बहुत अम्लीय होनी चाहिए न बहुत क्षारीय होना चाहिए। अब लिखा है कि पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास
न तो अम्लीय मृदा में होगा न ही अधिक क्षारीय मृदा में होगा। पौधों की प्रकृति के हिसाब से मृदा का पीएच मान होना चाहिए जिससे उपज अच्छी प्राप्त की जा सके। डन। चलिए, तो ये रहा पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आपको दिखाने चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा इफेक्ट है मनुष्य पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर एक नियत पीएच पर कार्य करता है और वो लगभग होता है 6.8 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। हमारे लार का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है, जो कि हल्का सा अम्लीय है। हल्का सा अम्लीय, हल्का अम्लीय क्यों? मान लेते हैं यहां 6 है, यहां 7 है, इसमें 6.1, 6.2, 6.3, 6.7 है ना, 6.8, 6.9, तब 7 आएगा। तो 6.8 कहीं आ रहा, मतलब 7 से पहले है, इसलिए क्या है, ये हल्का सा अम्लीय है। अगर मुंह का पीएच मान, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 तक हो जाए तो हमारे दांतों में क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, जिसे दंत क्षय का नाम दिया गया है। कंफर्म हो गया? बढ़ जाएं आगे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला टॉपिक, मानव शरीर एक नियत, अच्छा ठीक है, दंत क्षय कहलाता है। मनुष्य के आमाशय में जो HCl पाया जाता है, उसका पीएच बढ़ने पर भोजन के पाचन में अब सुविधा होने लगती है। सर, अम्ल का पीएच मान जो हमारे पेटवा में होता है कितना होता है? लगभग 1 के आसपास होता है। अगर 1 से 2 के बीच में है तो वो कार्य अच्छा करेगा, लेकिन 2 से अगर ज्यादा होने लगे, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है आपको कि खाना खाते समय और खाना खाने के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? पेट में जो आमाशय में हमारे HCl है ना, HCl, वो HCl डाइल्यूट हो जाएगा, गाढ़ा रहता है तो अच्छा कार्य करेगा। जैसे दूध को आप समझो ना यार, दूध एक गिलास मिले, बढ़िया दूध मिले, वो वाला फायदा करी कि 3 गिलास मिल जाए और में 3 गिलास के पानी रहे, कौन अच्छा बढ़िया काम करी। जौन 1 गिलास एकदम में शुद्ध रही तो यही से कहल जाता कि पीएच जौन हमनी के पेट में है ना, पीएच मान अम्ल का, HCl का, वो कितना होना चाहिए? 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कमजोर हो गया, पानी मिला दिए आप उसमें, तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अब दिमाग में आपके बात चल रहा होगा, सर कबो कबो खाई ना तो हुचुकी आवे लगला, तब का करी? तब तो पनिया पियही के परी। बाबू एगो बात बताई, हुचुकी तब आई ना जब तोहार मुंह बहते चका कवर खइब हते हते, मुंह बहते चका कवर खइब हते हते तो हुचकी आ सकेला। दूसरा चीज, खात समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करे के चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल करवा दिमागवा एक और मोबाइल में लगा रही, एक और खाए में लगा रही, दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। जाना होता है और कहीं और चला जाता हूं कि जर और दूसरा पाइप में घुसने लगेगा खाना, इसीलिए छींक खांसी आने लगता है कभी कभी खाते समय, है ना, विंड पाइप में, वायु नाल में जाने लगता है कभी कभी। तो एक टाइम पे एक ही काम करे, बहुत बढ़िया से अच्छा रहेगा। पढ़ाई कर रहे तो खाली पढ़ाइए करिए, बकिया उसमें कुछ मत करिए, बुझ गए? चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि जो पीएच मान है HCl का, वो डाइल्यूट ना होने पाए, तनु ना होने पाए, इस वजह से इसको किया जाता है। अच्छा, और क्या ये काम करता है? यह जीवाणुओं को मारता है तथा जीवाणुओं से पनपने वाले होने वाले रोगों से भी लड़ता है। कभी कभी अपच की स्थिति में अम्ल का अधिकाधिक मात्रा बनने लगता है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। पेट में कभी कभी अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, लोग कहते हैं गैस बनता, ढेकार आवता, एकर मतलब का उनको एसिडिटी हो गया है, उनके अंदर एसिड का मात्रा बढ़ गया है। और एसिडिटी को कम करने के लिए एंट एसिड का यूज किया जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। इसके अलावा मीठा सोडा, जिसे खाने वाला आप सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। और हमें जरा एक बात और बताइएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए 10.5।
5 होता है मास्टर साहब। यानी ये क्या है, एक क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। डन। चलिए अब अगला टॉपिक इसी में क्या बताया जाएगा, जीव जंतुओं के डंक से रक्षा। कुछ जंतु जैसे मधुमक्खी, चींटी जब हमें काटती है तो फार्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र आप बताते हैं क्या, HCOOH प्रवेश करा देती है, जिससे हमें पीड़ा और जलन की स्थिति आ जाती है। और अगर वहां पर कोई क्षारक लगा दिया जाए तो थोड़ा परपराएगा लेकिन जल्दी राहत मिल जाएगा। डन है। अगला एक नोट लिखा है कि कुछ पौधे जैसे नेटल आदि पर बाल जैसी रोएदार संरचनाएं होती हैं जिसमें मेथेनोइक अम्ल होता है और हमारे शरीर में चुभने पर पीड़ा का अनुभव होता है। यानी पौधे भी अपने पास रखते हैं भैया। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट बताया जाएगा, अम्ल वर्षा पर प्रभाव। और अम्ल वर्षा का बकायदा हमने आपको वीडियो दिया है, बढ़िया तरीके से अम्ल वर्षा को भी समझाया है। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। ये एक आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए। किस वर्षा को हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे, तो सर ऐसी कोई भी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम है वो क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। डन है। चलिए अम्ल वर्षा के कुछ प्रयोग लिखे हैं, अम्ल वर्षा की वजह से, अम्ल वर्षा के कारण लिखे हैं कि क्या क्या कारण है, क्या क्या हमारे अंदर बदलाव हो सकता है। अम्ल वर्षा जलीय जीवों के लिए बहुत अधिक समस्या है, कभी कभी कई सारी मछलियां की मृत्यु हो जाती है। अम्ल वर्षा का पेड़ पौधों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता। अम्ल वर्षा से बहुमूल्य इमारतों का जो चमक है वो फीका पड़ने लगता है। आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले तक ताजमहल की जो चमक थी वो कम होने लगी थी। क्यों? क्योंकि आगरा में ताजमहल, आगरा गाना आया था ना, आगरा के ताजमहल दिल्ली के किला, सुने थे? सुने होंगे आप लोग, आगरा के ताजमहल दिल्ली के किला। तो आगरा में ताजमहल है और उसके बगले में पड़ता है मथुरा। मामा के, मामा को जानते हैं ना, एक मामा थे भगवान श्री कृष्ण के मामा, मथुरा के थे। तो वो मथुरा के पास तेल शोधक कारखाने हैं, ऑयल रिफाइनरीज, वहां ऑयल की रिफाइनिंग होती है, पेट्रोलियम वगैरह की। वहां से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसके किसके ऑक्साइड भैया, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यहां पर लिखा होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड क्या करते हैं, उसमें से निकलते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, वहां की नमी से अभिक्रिया करते हैं और वो बारिश के रूप में जब गिरते हैं तो उसमें H2SO4 और HNO3 होता है, यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से उसकी चमक क्या होती है, फीकी पड़ने लगी। अम्ल वर्षा से हमारे शरीर पर चकत्ते, फफोले, घाव जैसी चीजें बन जाती हैं। आपने ये भी सुना होगा, क्या सुना होगा, पहले हमनी के जब छोट रही जा तो हम लोग रहला जा वहीं 2-3 साल पहले तक, तो जब बारिश शुरुआत का होता था उसमें बाबा दादी मम्मी ये सब नहाने से मना करती। नहाने का मतलब स्कूल से अइहे नु अब बुनी पड़े लगी तो निकली है मत, ओइजे रह जाई है, हम लेवे आए तो के छाता लेके, लेकिन आवे के नहीं खे तोरा। ठीक, काहे से उनको पता था कि जो पहली बारिश होती है उसमें अम्ल की मात्रा हो सकता है, इसलिए पहली बारिश में भीगने से हमको मना किया जाता था। शायद आपके बाबा दादी या मम्मी को ये बात ना पता हो कि उसमें H2SO4 और HNO3 है, लेकिन फिर भी वो आपको सतर्क करते थे। तो जो पुराने रीति रिवाज परंपराएं हैं ना, उसमें कुछ साइंटिफिक जरूर है, तभी बनाया गया है भाई साहब उसे, है ना। अब मैंने जैसे बच्चों से पूछा था कि शाम को दीपक क्यों जलाना चाहिए, हैं गांव में आपने देखा होगा कि मम्मी लोग दिया जलाती है, चाहे ललटेन जलाती है, तो ललटेन या दिया को ले जाती है, हर घर में घुमाती रहती हैं, देखे होंगे, सबने देखा होगा लगभग। क्यों ऐसा करते हैं, उसके पीछे कारण है। पहले है बल्ब तो होता नहीं था, तो कोई चोर चाई है,
वो जाके घर में दुबक के बैठ जाता था। तो एक रिवाज बनाया गया कि दिया ले करके, चाहे कोई भी हो, डिबरी वाला होके, ललटेन होके, हर घर में आदमी ले जा दिखावेला। दिखावे का मतलब क्या, पहले, अब तो लोग केवल दिखाते हैं, पहले के लोग क्या करते थे, उस दिए की रोशनी से देखते थे कमरे के अंदर कहीं चोर चाई तो नहीं बैठा है। लेकिन अब वो करते 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 धीरे धीरे क्या आ गया, ट्रेडिशन में आ गया, अपनी परंपराओं में आ गया। फिर वो कॉन्सेप्ट लोगों ने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, और धीरे धीरे वो बात क्या होती गई, पीछे छूट गई। जिन लोगों ने शुरुआत की थी वो लोग कहीं आज परलोक शुद्ध लोक में होंगे, समझ रहे हैं। तो अब ये स्थिति आ गई है, अब दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बल्ब हर घर में है। लेकिन फिर भी आज गांव में देखिए, शहरों में तो शायद नहीं के बराबर है, कोई नहीं करता है, लेकिन गांव में आज भी लोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। चले बढ़े अगले प्रश्न पे। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर करिए। लगता है कि मैंने इस प्रश्न को कराया है आप लोगों को, पिछला किसी न किसी क्लास में जरूर कराया है, लेकिन अगर फिर भी मैं चाहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले लीजिएगा। ये भौतिक गुणों में अंतर है और इसके बाद वाली स्लाइड में रासायनिक गुणों में अंतर है। ये रासायनिक गुणों में अंतर है। अंतर का आधार क्या बनाया गया, सबसे पहले जल से अभिक्रिया, तो जल से अभिक्रिया कराई गई, तो धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन अधातुएं सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर ऑक्साइड की प्रकृति बताया गया कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अपचायक गुण, धातुएं अपचायक गुण रखती हैं, लेकिन जो अधातु होती है वह ऑक्सीकारक होती है, ऑक्सीकारक होती है, ठीक है। धातुएं इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं और धनायन बनाती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। धातु की अधातु से अगर क्रिया कराई जाए तो आपस में अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं, लेकिन अधातु अधातु आपस में अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ये कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो मैंने आपको बताया है। अभी इसमें आप और लिख सकते हैं, अम्लों से अभिक्रिया, है ना। छठा पॉइंट बनाना होगा तो बना लीजिएगा, अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से क्रिया, है ना। धातुओं में लिखिएगा कि धातु अम्ल से क्रिया करके, धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाती है, लवण बनाती है, लवण बनाती है। लेकिन अधातुएं, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, अम्ल से क्रिया नहीं करती। तो इस प्रकार से आप जो है 5-6 पॉइंट इसमें लिख देंगे, 5-6 पॉइंट उसमें लिख देंगे, टोटल 12-14 पॉइंट आपके सामने बन जाएगा। उठा करके आपको जो है आराम से 5 नंबर दे देगा। शॉर्ट स्क्रीन बनाना हो तो बना लीजिएगा, दोनों ही स्लाइड का, इसका भी और इसका भी, ठीक है। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, सब लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन सदाबहार रूप से आपसे पूछा जाता है बायो वाले सेक्शन में, बायो वाले सेक्शन में पूछा जाता है और इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाउ कैन यू प्रूव दैट। तो सबसे पहले लिखा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। इसे निम्न प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है भैया, तो क्रोटॉन का पौधा ले लिया गया, आयोडीन का विलयन ले लिया गया। प्रक्रिया क्या है कि गमले में लगे हुए एक पौधे पर किसी एक पत्ती पर काले रंग का एक पेपर लगा दिया जाता है, फिर 2-3 दिन के लिए उसे अंधेरा कमरा में रख देते हैं। पेपर लगी हुई पत्ती व किसी अन्य दूसरी पत्ती को तोड़कर आयोडीन से परीक्षण किया जाता है। आयोडीन का परीक्षण से पता चलता है, ध्यान रखिएगा, आयोडीन का परीक्षण किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। सर क्या मतलब है इसका, नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा ना, मान लो कि इस बोतल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भरा है, ग्लूकोज का घोल है, मान लो ग्लूकोज है, इसमें जैसे ही 1 या 2 बूंद आप आयोडीन के विलयन का डालते हैं ना, तुरंत ये पूरा का पूरा विलयन डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। और डार्क ब्लू अगर हो गया तो हम समझ लेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और डार्क ब्लू नहीं हुआ
तो हम समझ लेंगे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो आयोडीन से परीक्षण किया जाता है। फिर क्या हुआ कि पेपर लगी हुई जो पत्ती थी उस पर प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो नीली नहीं हुई, वो नीली नहीं हुई पत्ती पीली पड़ गई थी। इस पर आयोडीन विलयन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी जो पत्ती थी उस पर आयोडीन विलयन डालने पर पत्ती नीला रंग की हो गई, क्योंकि आयोडीन विलयन कार्बोहाइड्रेट के प्रति नीला रंग प्रदर्शित करता है। मैंने अभी बोतल के सहारे आपको समझाया है। ठीक है, तब अब यहां पे एक फिगर आप बना दीजिएगा, अगर बनाना चाहें तो। क्या फिगर बनाएंगे? इस प्रकार से एक गमला रखिएगा, उसमें एक क्रोटॉन का पौधा ऐसे लगा दीजिएगा, और यहां पर डार्क ऐसे कलर से, ब्लैक कलर से, पेंसिल से ही बनाइएगा आप। डार्क पेंसिल को यहां पे थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिए काला टेप, ऐसे काला टेप। एक और फिगर बना दीजिएगा, एक और फिगर बना दीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही, है ना, इस प्रकार से बना दीजिएगा और उसकी पत्ती को यहां पर लिख दीजिएगा ऐसे काला टेप, ऐसे फिर अलग करके लिखिएगा काला टेप वाली पत्ती, सामान्य पत्ती। बस यहां लिख दीजिएगा पीला रंग और यहां लिख दीजिएगा नीला रंग। बस इतना कर दीजिएगा, ये काम हो जाएगा इसका, और इससे ज्यादा आपको फिगर बनाने की जरूरत इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए। निष्कर्ष क्या निकलता है? उपरोक्त परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। अगर पर्णहरिम को ढक दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये इतनी बात है। मुझे लगता है कि आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। बढ़ जाएं आगे, अगर आप हाँ कह दे तो आगे बढ़ जाएं। आज की जो क्लास है विज्ञान की, वो जान लीजिए कि सब्जेक्टिव का पूरा खेल खत्म करने के लिए है। 24 + 16 के लिए जो 24 नंबर वाला है उसको मैं पिछली क्लास में आई थिंक परसों या नरसों लेकर के आया था, है ना, तो उसमें मैंने सब कुछ करा दिया है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन वाली क्लास में आज लॉन्ग क्वेश्चन की ज्यादा भरमार रहेगी। ठीक है, यहां से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी ओर से आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन करिए, 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। बढ़िया आप उठा करके फिगर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें यहां पर मेंशन करेंगे। क्या क्या? मानव श्वसन तंत्र है क्या? मानव में श्वसन क्रिया के लिए कई सारे अंग पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ये अंग इस प्रकार से हैं। नासा छिद्र, दुगो नकिया के सामने दुगो छेद है, इसको कहते हैं नासा छिद्र। नासा कक्ष, नाक के जस्ट पीछे जो ये वाला हिस्सा है, इसे नासा कक्ष कहते हैं। नासोफेरिंक्स, ये नासा कक्ष पीछे की ओर जाता है, जो मुंह के पास आता है यहाँ पे, है ना, पीछे की ओर, उसे नासोफेरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स, जहां पे आपका साउंड बॉक्स है, उसके बाद ट्रैकिया यानी वायुनाल, उसके बाद ब्रोंकाई जो ऐसे बटी, फिर ब्रेंकियोल्स। अब ब्रोंकाई ब्रेंकियोल्स आपको मैं थोड़ा सा दिखा देना पसंद करूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फेफड़ा है, इस प्रकार से फेफड़ा है आपका, तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ये आपका वायुनाल है जिसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि के बने होते हैं, और ये वायुनाल है पूरी यहां तक। और यहां से जब ये डिवाइड हुई 2 पार्ट में, तो इसको बोला गया ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे जाकर के फिर से और ज्यादा अपने अपने साइड के फेफड़ों में और विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से ये विभाजित होती चली जाती है और उल्टे पेड़ जैसी संरचना बना लेती है। फिर लास्ट में जो इसका हिस्सा आता है वो आता है वायुकोश का। फिर नीचे होता है डायाफ्राम, जो इस प्रकार से होता है कुछ। डायाफ्राम आप देखेंगे ना, यहाँ पे जहां पे ये हड्डी खत्म होती है, यहीं पर डायाफ्राम ऐसे रहता है और इसमें इस प्रकार से मोशन होता रहता है, इस प्रकार से गति होती रहती है। और ये गति क्यों होती है? जैसे देखो ऐसे मान लो अभी है ना, समझ गए? इस गति के लिए कौन जिम्मेदार है? ये डायाफ्राम जिम्मेदार है। बॉक्सर्स जो होते हैं ना, उनको डायाफ्राम पे मारने के लिए मना किया जाता है। एक बार निपट गया आदमी ना, फिर समझ रहा है, बुझ रहा है कि नहीं? अब एक एक को उठाकर एक एक्सप्लेन कर दीजिए। ट्रैकिया क्या है, स्वरयंत्र क्या है, ब्रोंकाई क्या है, नासा छिद्र क्या है, सबको बारी बारी से एक्सप्लेन करते चले जाइए।
फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा आप, है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, फिगर भी बना दीजिएगा। फिर फेफड़ा क्या है, वायु कोश क्या है और डायाफ्राम क्या है, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर देनी है। ये आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा। इससे फिगर जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाइएगा। डन है? बढ़ जाए आगे, बोल दो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश वाले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोधकता का आपसे मात्रक कई बार पूछा है, मात्रक को ध्यान रखिएगा। परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। सर समझ में थोड़ा कम आया, मुझे भी नहीं आया, बस इस बात को ध्यान से देखो। मैंने कहा ये कोई तार है ना, ये कोई तार है, इसका क्षेत्रफल कुछ है, इसका क्षेत्रफल को a मान लो, इसकी लंबाई को आप यल मान लो, ठीक है, ये पूरी लंबाई यल है, ये पूरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अच्छा, हमने ओम का जब नियम पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जब विद्युत धारा बहती है तो उसमें रेजिस्टेंस आता है, उसमें प्रतिरोध विकसित होता है, तो उस प्रतिरोध को हमने R मान लिया। ठीक है, बोला गया कि जो ये प्रतिरोध होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, इसकी लंबाई की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्षेत्रफल के। ये किसने बताया? मैंने नहीं कहा, ये ओम के नियम से और प्रतिरोधकता के लिए बात आई थी कि जितनी ज्यादा लंबाई होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों समीकरणों से अगर समीकरण इसको 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, थोड़ा सा मैं आपको दूसरी स्लाइड पे इसको बताना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा अभी कि जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यल के, जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। इसको बना दीजिए इक्वेशन 1, इसको बना दीजिए इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा इसको और अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम देख पा रहे हैं कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/a के। इन दोनों समीकरणों से R जो निकला L/a के बराबर निकला। अब इसको साइन को हटाया जाता है तो मैंने लिखा R बराबर, साइन को हटाने के लिए रो का इस्तेमाल किया गया, L/a। ठीक है, अब अगर हम यहां से रो को बताएं कि रो क्या है, तो रो बराबर R/a और बटे यल, ये रो का फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाता है। वही बात यहां पर लिखी है, रो इजकल टू R/a/यल। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, अगर इसका मात्रक निकालना हो, इसी रो को क्या कहते हैं, RHO है ये, इसी रो को क्या कहते हैं, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध का नाम दिया गया है। विशिष्ट प्रतिरोध इसी को कहा गया है। अगर आपको इसका मात्रक निकालना हो तो मात्रक कैसे निकालेंगे? देखिए R का मात्रक क्या होता है, ओम। A का मात्रक क्या है, A माने होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर गुणे मीटर क्षेत्रफल होगा, तो हमने यहां पर मीटर गुणे मीटर लिख दिया। अब नीचे बताओ क्या है, नीचे बताओ क्या है, यल माने लंबाई, और लंबाई को भी हम नापेंगे किस में नापेंगे, मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, इसका क्या बना मात्रक, ओम इंटू मीटर, और वही ओम इंटू मीटर यहां पर लिखा हुआ है। यही बात आपको यहां से पूछ ली जाती है, मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गया होगा। डन है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन 1 है आपके सामने, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में जब तिरछी प्रवेश करती है तो क्या घटना घटेगी? भैया आपको पता है, फिगर भी बनाइएगा, ऐसे एक तो लिख दीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा वायु कहां प्रवेश कर रही है, कहां प्रवेश कर रही है, किरण जल में प्रवेश कर रही है, यहां पे लिख दो जल। अब यहां से कोई किरण आई, यहां पे हमने डाला अभिलंब, तो मैंने क्या बताया आपको कि जाना होता है और कहीं कहीं और चला जाता हूं, तो ये किधर की ओर मुड़ी, जाना था उधर लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों? क्योंकि ये माध्यम कैसा माध्यम है,
सर विरल माध्यम है, लेकिन ये माध्यम कैसा माध्यम है? इसकी तुलना में सघन माध्यम है। डन है? वही बात आपको यहां पे लिखनी है। वायु में गमन करती प्रकाश की कोई किरण जब जल में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि वायु और जल की स्थिति में वायु विरल माध्यम है, जबकि जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। और एक पॉइंट है इसी बात के लिए कि वायु कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या करती है? झुक जाती है। लिख लोगे? लिख लेंगे आप यस और नो? लिख लेंगे आप यस और नो? जवाब मिलना चाहिए मुझे, फटाफट जवाब आते रहना चाहिए आपका। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रतिरोध क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध अमीटर और वोल्टामीटर की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्रयोग का वर्णन करें। यानी कि आपको डायरेक्ट यहां पर लिख देना है ओम का नियम। ओम का नियम आपको एक्सप्लेन करना है। कितने लोग कर लोगे? कितने लोग कर लोगे? सब लोग बताएंगे। इसका मैंने अलग से वीडियो दिया है आप लोगों को। आप लोगों को ऊपर जो है सजेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, जाकर के वहां से देखिए, ब्लिंक कर रहा होगा, वहां से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन है? आगे बढ़ जाएं। बाकी इसमें तो लिखा ही हुआ है, इसको देख लीजिएगा, बनाइएगा जरूरी से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डन है? तो सबसे पहले प्रतिरोध को बताया गया, फिर ओम के नियम को बताया गया, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ये पूरी कहानी, और बाकायदा इसको हमने एक्सप्लेन किया है। इस वाले से बेहतर वो वाली क्लास का रहेगा जिसमें आपको आराम से 6 नंबर देगा, इसमें हो सकता है 4 नंबर दे। ठीक है, क्योंकि इसमें सत्यापन नहीं है, इसका सत्यापन नहीं है ना, पूरी तरीके से सत्यापन नहीं है, लेकिन उस वाली क्लास में पूरा सत्यापन हमने किया है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विरंजक चूर्ण क्या है? इसका रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखिए। बाकायदा आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले लिखिएगा कि विरंजक चूर्ण होता कैसा है, फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उपयोग क्या है, बाकायदा इसको आप बता सकते हैं। फोटो खींचना हो खींच लीजिए। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर 2 नंबर में आएगा। कितने लोग कर लोगे? धोबिया सोडा का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। दूसरा पॉइंट इसके रासायनिक नाम से आया। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लेकिन इसका नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं? क्रिस्टलन जल के अणु कितने हैं? तो भैया ये जो अणुओं को दिखा रहा है ना, कितना जल है? 10 गो, तो 10 है इसमें, लेकिन इसमें कोई भी क्रिस्टलन जल का अणु प्रेजेंट नहीं है। डन। गर्म करने पर इसको क्या होगा? सर इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो इसके क्रिस्टलन जल के अणु निकल जाते हैं और ये क्या बन जाता है? NaHCO3, जिसे निर्जलीकृत धावन सोडा कहते हैं। निर्जलीकृत धावन सोडा कहते हैं, है ना। लेकिन जब बाद में इसे और अधिक गर्म कर दिया जाएगा तब ये बना लेता है क्या? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा बन जाता है। इसी को आप लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। डन। और इसको अगर गर्म कर दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जल में विलेयता, यह जल में बहुत ज्यादा विलेय है, लेकिन यह जल अल्प विलेय है। उपयोग की बात कर लें तो यह जल की स्थायी कठोरता दूर करने में उपयोग किया जाता है और यह एंटी एसिड के रूप में यानी प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज किया जाता है। डन है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आप लोगों के यहां कैसा क्वेश्चन है भैया?
लॉन्ग क्वेश्चन है। कार्बन क्या है, अपर रूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपर रूप हैं, उनके उदाहरण भी दीजिए। तो सबसे पहले आप बताएंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ कोयला या चारकोल होता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में केवल 2% पाया जाता है, मुक्त अवस्था में केवल 2% पाया जाता है, किंतु यह अनेक यौगिकों में बहुतायत रूप में उपलब्ध है। और जिन यौगिकों में कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे यौगिक किस नाम से जाने जाते हैं सर? कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। और कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इनके लिए एक अलग केमिस्ट्री ही बनानी पड़ गई थी। उस केमिस्ट्री को नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है साहब, ये बात यहां पर। अब बात कर लेते हैं कार्बन के कुछ बारे में। कार्बन प्रतीक कैसा होता है? C। परमाणु संख्या कितनी है? 16। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। समस्थानिक इसके कौन कौन से हैं? समस्थानिक इसके कौन कौन से हैं? तो एक है कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 13 और 6 कार्बन 14, इसके 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, ठीक है। और इस कार्बन 14 का इस्तेमाल दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इस कार्बन 14 का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में किया जाता है, कार्बन डेटिंग में किया जाता है। और ये जो कार्बन डेटिंग में किया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो कार्बन डेटिंग होती है, इससे जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है, जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है। इसके अपर रूप कौन कौन से हैं? इसके अपर रूप कौन कौन से हैं? अपर रूप तो 3 अपर रूप इसके आपके सिलेबस में हैं। ये क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं, यानी ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 4 है। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो ये इतनी सारी बातें इसमें आपको करनी है। डन है? होगा? चलो आगे बढ़ेंगे। अब एक एक को आपको एक्सप्लेन करना है। अपर रूप के बारे में बताना है आपको। अपर रूप क्या है, कौन कौन से अपर रूप हैं, इनको एक्सप्लेन कर देना है आपको। ठीक है, परिभाषा लिखिएगा अपर रूप की। 3 अपर रूप हैं और तीनों को एक्सप्लेन करिएगा। सबसे पहले हीरा संरचना बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि जरूर बनाइएगा। अगर नहीं बना सकते तो कम से कम इतना भाग तो जरूर बना दीजिएगा, सॉरी इतना भाग जरूर बना दीजिएगा मेरे कहने पे, मेरे कहने पे। यानी आपको बनाना कितना है? कार्बन 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 और कार्बन, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनाना है आपको। डन है? चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, चलता है। कुछ भी बनाइए लेकिन बनाइएगा जरूर। बस इतना ही आपसे चाहते हैं हम, यही इतना ही इच्छा है हमारी। जिंदा रहने, हाँ तुम्हारी इच्छा है बाबू। दूसरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का भी ये संरचना है, कैसा होता है आपके बारे में डिटेल है। विद्युत का सुचालक होता है, 1 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, स्लिपरी इन नेचर होता है और विद्युत का सुचालक होता है, बता ही दिया मैंने, है ना। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी रहेंगी। डन है? डन है? सब लोग बताएंगे? डन है? सब लोग बताएंगे? डन है? सब लोग बताएंगे एक बार? चलिए, और लास्ट आता है फुलेरिन के बारे में। बकमिंस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1985 में कार्बन 60 और 70 के अधिक परमाणुओं वाले अपर रूप का पता लगाया। सबसे पहले कार्बन 60 खोजा गया था। इसे बकमिंस्टर फुलेरिन कहते हैं। इसका संरचना सूत्र जो होता है वो फुटबॉल के जैसा होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल के जैसी। सर अपर रूप एक बार और लो, अपर रूप एक बार और सुन लो। अपर रूप के बारे में ज्यादा दिमाग ऐसे लगाओ, समझो आप। मैंने कहा
10 लोग हैं, मैंने कहा 10 लोग एक जगह पे अरेंज हो जाइए, व्यवस्थित हो जाइए। तो व्यवस्थित होने का एक क्रम ये हो सकता है, 10 लोग ऐसे अरेंज हो गए, 3 3 6 3 9 1 10, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम ऐसे नहीं अरेंज होंगे, हम ऐसे अरेंज होंगे, गोलाकार में हम इस प्रकार से अरेंज होंगे। तो एक अरेंज होने का तरीका ये हो सकता है। कुछ लोग नहीं, हम कहेंगे चौकोर में अरेंज हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ठो ऐसे 10। तो लोग वही हैं, लोग वही हैं, इनका अरेंज होने का तरीका अलग 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 है। डन है। वैसे ही केवल और केवल कार्बन ही कार्बन रहेगा उसमें, लेकिन कार्बन की स्थिति एक बार ऐसे हो गई कि ऐसे जुड़ा है कार्बन, एक बार कार्बन की स्थिति ऐसे हो गई कि ऐसे जुड़ा है कार्बन। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, अपर रूप कह लेते हैं। और यही गुण इनका क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। यही परिघटना क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाती है। मुझे लगता है अब समझ गए होंगे, है ना, अब समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी। बढ़ जाएं आगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। आपको वृक्क बनाना है, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिखाना है, कहाँ कॉलम ऑफ बर्टनी है, कहाँ आपको मेडुलरी पिरामिड दिखाई दे रहा है, कहाँ कॉर्टेक्स है, कहाँ पे, सब कुछ फिगर में दिखाइएगा और सारी बात को उठा के लिख दीजिएगा कि मानव के उदर गुहा में नाभि के पीछे की ओर जोड़ के दोनों तरफ, ये है ना, ये इसके पीछे वाले हिस्से में, इसके पीछे, और कैसे बताएं, यहां पर है एकदम, समझो नाभि है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, दोनों साइड पीछे के अंदर धंसा हुआ, समझो आप, ऐसा कुछ है। किडनी की संरचना के बारे में बात करें तो प्रत्येक किडनी 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी की बाहरी परत रीनल गुहा द्वारा कवर्ड होती है। ये देखिए रीनल गुहा में बाहर बना रहा हुआ इस प्रकार से, जो येलो कलर की आपको इस प्रकार से दिख रही है ना, येलो कलर की आपको अलग से दिख रही होगी, इसी को बोलते हैं रीनल गुहा। किडनी के अंदर 2 भाग होते हैं, एक भाग बाहरी भाग कहलाता है इसका कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग कहलाता है मेडुला। आप पैराग्राफ यहीं से चेंज कर लीजिए। मेडुला के आगे 8 से 13 शंक्वाकार भागों में विभाजित मेडुलरी पिरामिड होते हैं। ब्राउन ब्राउन कलर का ये बना हुआ है, ये मेडुलरी पिरामिड है इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। आगे लिखा है कि प्रत्येक पिरामिड की नोक एक छिद्र के रूप में खुलती है जिसे रीनल पेपिला कहते हैं। रीनल पेपिला, ये वाला पॉइंट रीनल पेपिला का है। मैं डॉट कर रहा हूं, ब्लैक कर दूं क्या इसको, ये देखो ये ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है सभी को, सबको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, रीनल पेपिला कहते हैं। पेपिला के सामने दोनों तरफ मौजूद स्थान को कॉलम ऑफ बर्टनी और कैलाइसिस के नाम से जाना जाता है। ये है कैलाइसिस और ये है कॉलम ऑफ बर्टनी। ये देखो ये कॉलम ऑफ बर्टनी को मैंने ब्लैक की लाइनिंग से बना दिया और यहां पर जो ये है ये कैलाइसिस कहलाता है। फिर आगे आ गई है वृक्क धमनी और फिर आ गई है वृक्क शिरा। ये पूरा का पूरा इसका पैटर्न है। अब इतनी बात लिखने के बाद फिर अगला क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र आवश्यक है और दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से होता है, ये बात जानना चाहता है। क्यों आवश्यक है और कैसे होता है। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि क्यों होता है। चूंकि स्तनधारी जो होता है वो एक बड़ा जीव होता है। पृथ्वी पे सबसे बड़े जीवों में स्तनधारी जीव सबसे बड़ा है। आपने सुना होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल, सुना है ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल जो होती है वो एक स्तनधारी है, यानी वो अपने बच्चे को क्या करती है, फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, ठीक है। तो भाई बड़े शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ब्लड को बार बार कहां ले जाना होता है, हार्ट के पास ले जाना होता है, ठीक है। पक्षी एवं अन्य स्तनधारियों में परिसंचरण तंत्र दोहरा प्रकार का पाया जाता है क्योंकि इनकी प्रत्येक कोशिका तक अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और भोजन को पहुंचाना होता है। स्तनधारियों में उपापचय दर मछलियों की तुलना में तेज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन मैमेलिया इज मोर रैपिड देन फिशेस।
तथा अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए अन्य रासायनिक पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है, मतलब ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। उच्च रक्त प्रवाह दर से तापक्रम नियमन में सहायक होता है। आगे लिखा है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र होता क्या, पहले ये लिखा है कि मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, जिसमें ऊपर के दो वेश्म अलिंद कहलाता है तथा नीचे के 2 वेश्म नीलय कहलाता है। मानव हृदय में, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, मानव हृदय में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है, एक बार पूरे शरीर से अग्र और पश्च महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में जाता है, जबकि दोबारा फेफड़ों से फुफ्फुस धमनी द्वारा बाएं अलिंद में जाता है। तो ये 2 बार रुधिर हृदय में प्रवेश करता है और इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो ये रही इसकी कहानी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन थी, किसके लिए, विद्युत जनित्र से। आप क्या समझते हैं विद्युत जनित्र एज इट इज, जैसा आपको एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिख के दिया हुआ है। आप डिट्टो कॉपी इसको एक बार लिखिए, एक बार पढ़िए, 3 बार देख के लिखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद शायद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 नंबर का डेफिनेटली आता है, विद्युत जनित्र आ जाए, विद्युत मोटर आ जाए, 2 में से एक। ठीक है, नहीं तो श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन। वो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की एक सीरीज लिया था जिसमें 5 वेरी इंपॉर्टेंट कराया था, नहीं देखें तो उसको भी जाकर के देख लीजिएगा वो। ठीक है, विद्युत मोटर के लिए भी मैंने कराया है, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये कुछ टॉपिक क्वेश्चन है ना, वेरी सॉलिड क्वेश्चन है, तो इनको एज इट इज आप तैयार कर लेंगे। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। किस पर कार्य करती है, तो यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत जनित्र किस पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी यहां पर इसके डिटेलिंग की हुई है, फोटो खींचना हो तो फोटो खींच लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। उदाहरण दे दीजिए, सेवा समाप्त हो जाएगी इसकी। इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और इसका उपयोग। अभी इसके ऊपर आप लोगों ने CaOCl2 और उसके उपयोग देखे थे। इसी प्रकार से आपको लिखना है NaHCO3 इसके उपयोग, Na2CO3 इसके उपयोग, और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यहां दिया ही हुआ है। तो ये आपको इतना काम सबके लिए ऐसा ही सेट करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O। इसका रासायनिक क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका उपयोग ये लिखा हुआ है हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्ति और खिलौनों के रूप में, सांचा बनाने के लिए, चौक बनाने के लिए, घर में पुट्टी करने के लिए, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। डन है, डन है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगली कहानी आ रही है आप लोगों के सामने, और भर भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आया हुआ प्रश्न है, और मेरी ओर से इसको लगा लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट। प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है, क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया लिखें। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण किसके साथ किया जाता है, सोडियम एसीटेट सोडा लाइम की क्रिया कराने से मीथेन गैस बनती है। इसके नीचे लिख लीजिएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है ये। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिला दिया जाता है तो ये सोडा लाइम कहलाती है। ठीक है, फिर मीथेन बनेगी और सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। एक परखनली में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को लेकर के समस्त उपकरणों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब इस प्रकार से चित्र आप बनाएंगे बाकायदा। अब परखनली को स्पिरिट लैंप की सहायता से, स्पिरिट लैंप की सहायता से
गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जिससे मीथेन गैस बनने लगती है। इस मीथेन गैस को अधोगामी जल विस्थापन विधि द्वारा, अधोगामी जल विस्थापन मतलब उल्टा एक कीप रख दीजिए जिसमें पानी चढ़ा हो, तो ये धीरे धीरे बुलबुले के रूप में यहां से उठती है और यहां आकर के क्या होती रहती है, इकट्ठा होती रहती है। अधोगामी विस्थापन विधि द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया इसकी क्या है भैया, क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया क्या है? जब मीथेन गैस को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में रखने पर गर्म किया जाता है या खुला ही छोड़ दोगे तो उसमें से क्लोरीन क्या होने लगती है, रिप्लेस होने लगती है हाइड्रोजन के साथ। मतलब देखो यहां पे CH4 है, यहां 2 क्लोरीन है, इसमें से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा देती है। एक क्लोरीन हटी है, एक हाइड्रोजन हटा है। एक हाइड्रोजन हटने का मतलब यहां कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 3। और यहां क्या बचा, क्लोरीन यहां से एक आ गया तो यहां क्या बचा, एक Cl। यहां से क्या निकला, HCl। तो H और Cl मिलके ये HCl बना लेगा और CH3Cl ये बना लिया। इस प्रकार से ये रिएक्शन लगातार होती रहती है और फाइनल में CCl4 बनता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। सर ये चारों स्टेप लिखना जरूरी है क्या? मैं इन स्टेप्स को एक लाइन में कर दूं, अगर एक लाइन में अगर कर दूं तो आप ये भी इसको लिख सकते हैं। चार CCl4 + 4HCl और इसने रिएक्ट किया किसके साथ, ये रिएक्शन आप लिख लीजिए और यही इसकी फाइनल रिएक्शन है। यही इसकी फाइनल रिएक्शन है। 4 4 8, 4 दूनी 8, 4 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 क्लोरीन, 1 कार्बन। ठीक है, ये इसकी फाइनल रिएक्शन है। सर ये 4 स्टेप को एक स्टेप में कैसे कर दिए? बस कर दिए हैं, दिमाग में रखना कि इसको हमने कटा दिया, इसको कटा दिया, इसको कटा दिया। एक मीथेन थी, एक मीथेन है, 4 बार Cl2 है, 4 बार Cl2 है। क्या बन रहा है फाइनली? CCl4 बन रहा है, CCl4 बन रहा है, 4 बार HCl बन रहा है, 4 बार HCl। सिंपल लैंग्वेज में एकदम। आप चाहे तो वो रिएक्शन नोट कर लो, चाहे तो ये रिएक्शन नोट कर लो, दोनों में से कोई भी कर लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट कर जरूर लेना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहां पे कुछ। अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन गैस के आधिक्य में कराई जाती है तो मीथेन गैस 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन के 4 परमाणुओं के साथ विस्थापित कर देती है, जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफॉर्म CCl4 प्राप्त होता है जो कि एक निश्चेतक है। CHCl3 देखिए कहां पर बन रहा है, CHCl3, ये है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। आपने सुना होगा या फिल्म वगैरह में देखा होगा कि जब किसी को बेहोश कराना होता था, इसे रुमाल पे ऐसे डाल के कोनो केमिकल ऐसे सुंघा देता था सब, देखे हैं? वही क्लोरोफॉर्म है ना, बेहोशी के लिए। ठीक, पहले इसको डॉक्टर लोग यूज करते थे, जब ऑपरेशन करने जाना होता था तो सुंघा देते थे बढ़िया अच्छा खासा और उसके बाद चीर फाड़ करने लगते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो है इसे सुंघा के चीर फाड़ कर रहे थे, बढ़िया पेट उठ खुला हुआ था एक मरीज का और उसको होश आ गया उसी में। देही पेटवा हमार अतड़ी पतड़ी कुल निकलने बड़ा सने भैया, लागल कूदे वही में, वो लागल कूदे। PMCH का घटना नहीं है ये, तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि PMCH का घटना है, तो PMCH का ही घटना नहीं है, बस इतना जानते रहो। अब चीर फाड़ देखा हो तो जो है एकदम बलबला के जो है फिर अपने आप पे बेहोश हो गया, दर्द इतना था उसको फिर। तो इसलिए अब जो है एनेस्थीसिया वगैरह अलग अलग यूज आती है, उसका यूज करते हैं। इसमें लंबे समय के लिए किसी भी व्यक्ति को बेहोश किया जा सकता है। तो इतनी स्पेशल आ गई है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बेहोश किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बेहोश किया जा सकता है। मतलब खाली हेतना सुन रही बस, एमे जितना चीर फाड़ कर, बाकी बॉडी देखत रही, हाँ चिराता फराता, लेकिन इसका असर हेजा नहीं होगा। अजले यहां मैसेज नहीं पहुंचा
जले यहाँ मैसेज नहीं पहुंचे, दर्द होगा? तुम बताओ दर्द होगा? ना हुई, कबो ना हुई। क्योंकि गोड़ में घाव हो गई बा, फोड़ा हो गया है, तो गोड़ में सुन्न कर देगा डॉक्टर, गोड़ा में सुन्न कर देगा। और सुन्न करने के बाद आपका पूरा बॉडी बढ़िया काम कर रहा है, आप देख रहे हैं भाई साहब क्या रॉयल लाइफ होगी वो। आप देख रहे हैं कि गोड़ चिरा रहा है, अरे वाह भाई वाह, हमारा गोड़ चिरा रहा है, क्या हम देख रहे हैं, सोचिए क्या लेवल रहा होगा हैं। ये होती है खासियत भाई साहब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है, क्या कहता है भैया, क्या कहता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोग द्वारा सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा, अक्सर आता है ये क्वेश्चन, अक्सर आता है ये प्रश्न। डन है? तो सिद्ध करने के लिए एक बड़ा बीकर लेते हैं जिसमें जल भरा होता है और हाइड्रिला के कुछ टहनियां डालकर उसे कीप से ढक दिया जाता है। अब क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इस कीप में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा कह रहे थे, कि कुछ मात्रा डाल देते हैं, जिससे हाइड्रिला के पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहे। आपको पता है ना कि NaHCO3 को जब गर्म करते हैं या पानी में डाल देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलती रहे, इसलिए इसको डाला जाता है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि इस क्रिया के लिए NaHCO3 क्यों मिलाया जाता है, ताकि उससे कौन सी गैस निकल सके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सके। अब कीप के ऊपर पानी से एक परखनली को उल्टा ढक देते हैं, ठीक है। अब इस संपूर्ण उपकरण को सूर्य के प्रकाश में रखकर कुछ देर के बाद हाइड्रिला के पौधे से कुछ बुलबुले उठकर परखनली के ऊपरी सिरे में एकत्रित होने लगते हैं, यहां पर, ठीक है। और यहां पर एकत्रित होने वाली गैस कौन सी होगी सर? ऑक्सीजन गैस होगी। सर ऑक्सीजन गैस की पहचान कैसे? कैसे? जलती हुई तीली को जब इसके पास ले आएंगे तो तीली की लौ तेज हो जाती है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। क्या लिया गया? परखनली में पानी का स्तर नीचे की ओर गिरने लगता है। परीक्षण से पता चलता है कि यह गैस ऑक्सीजन गैस है। स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बस इतना लिखिए, आपका काम खत्म। फिगर वगैरह बना दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये ओजोन वाला आता है, भर भर के आता है, लगभग हर बार आता है, इसको भी नोट कर लेंगे, है ना, इसको भी नोट कर लेंगे। अब क्लास को जल्दी से फिनिश भी करने का वो है ना। ओजोन क्या है तथा वह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब ओजोन के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले से दे रखी है। लिखने का तरीका आपको यह होना चाहिए, हेडिंग बनाइए ओजोन। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी होती है ना। ओजोन एक गैसीय परत के रूप में समताप मंडल में उपस्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ओजोन गैस जीवों के लिए एक जहरीली और हानिकारक गैस भी मानी जाती है, लेकिन इसका अगर निर्माण की बात करें, कैसे निर्माण होता है, तो एक ऑक्सीजन अणु में जब बिजली कड़कती है तो यह ऑक्सीजन अणु 2 नवजात ऑक्सीजन में बट जाता है। ये क्या है भैया? ये नवजात ऑक्सीजन है, दोनों इनको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन अणु से क्रिया करेगा तो ओजोन बना लेता है। पारितंत्र पर ओजोन गैस का प्रभाव। पृथ्वी पर ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। इसके अलावा इसका क्या काम है? ओजोन गैस सभी जंतुओं पर एक विशेष प्रभाव डालती है। त्वचा कैंसर। यदि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगे तो मनुष्य को त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका मानक डॉबसन इकाई होता है, डॉबसन इकाई। अगर ये इकाई 200 से कम डॉबसन में है तो हम कहेंगे कि ओजोन परत में क्या हो गया? छिद्र हो गया। लेकिन अगर 200 से 300 के बीच में है तो हम कहेंगे कि ठीक है भैया, ओजोन परत बढ़िया लेवल में अपना काम कर रही है। डन। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। क्या कहते हैं भैया इसे? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आप जानते हो प्रकीर्णन के कारण। जानते हो कि नहीं जानते? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? सर नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है।
अगला एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा और इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आराम से आप लोगों को समझाऊं और आराम से बताऊं, लेकिन उसके लिए मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, उसके बाद मैं अपनी सेवा को आगे की ओर बढ़ाऊंगा। चलिए आ गया प्रश्न आप लोगों के सामने। कह रहा है कि उत्तल लेंस के लिए 1/v 1/u 1/f में सूत्र स्थापित करिए। इसका मतलब सीधा सीधा क्या कहना चाहता है कि उत्तल लेंस के लिए आपको लेंस सूत्र निकालना है। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र निकालना है, यानी कि आपको 1/f = 1/v - 1/u क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। बस इतनी बात है। ठीक है, 2 तर्ज है, दोनों तर्ज आपको दिखा देता हूं, जो आपको बेटर लगे वो लिख दीजिएगा। चित्र में वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' बन रहा है। ये हमारी वस्तु है AB और इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। ये क्या है, A' है और ये क्या है, B' है। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है जिसे O से रिप्रेजेंट किया गया है। वस्तु रखी कहां पर है, 2F और F के बीच में रखी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपको पता है कि कहां बनेगा, 2F से आगे बनेगा। ये हमारा F है इसका। ठीक है, चलिए अब कैसे किया गया है, क्या किया गया है, ध्यान से सुनिए, एक एक स्टेप को बढ़ते हैं आगे की ओर। फिगर आपको मुझे लग रहा है बाकायदा दिख रहा होगा, फिगर आपको बाकायदा दिख रहा होगा। सब लोग बोलेंगे एक चीज, ये हमारा 2F है इसका, ये F पॉइंट है इसका, ये F है, ये A है, ये B है, ये इसका 2F है। ये दोनों फोकस हैं इसके। ठीक है, चलिए अब एक एक बात को देखिए ध्यान से। क्या लिखा है, त्रिभुज ABO एवं त्रिभुज A'-B'-O में, त्रिभुज ABO देखो पहले लाल कलर में लेके चल रहे हैं। त्रिभुज ABO यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ये कौन सा दिखाना चाहता है, इसको भी लाल रंग में देखते हैं, ये वाला त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज मुझे लग रहा दिख रहा होगा आपको, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज वो वाला। तो इन दोनों त्रिभुजों में देख करके क्या पता चलता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और समरूपता के नियम से क्या होता है कि दोनों भुजाओं का, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसकी एक संगत भुजा ले लिया AB, उसी की संगत ये भुजा मिली A'-B', हमने ले लिया A'-B' अपॉन AB। दूसरा क्या ले रहे हैं, AB भुजा, ध्यान से देखिएगा, OB', OB' कहां है, OB' मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, सर बराबर होगा। पुनः त्रिभुज MOF लिया गया, MOF देखिए कहां पर है, O ये है, ये वाला त्रिभुज, इसको बनाते हैं नीला रंग में, MOF, ये M है, ये O है, ये F है, यानी ये नीला वाला त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा क्या ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं, A'-B'-F में, A'-B'-F कहां है, A'-B'-F यानी ये वाला, इस त्रिभुज को लिया जा रहा है। अब इन दोनों में फिर से ये जो MO है A'-B' के अनुपात में होगा और ये वाली लाइन इसके अनुपात में होगी। वही बात लिखा है यहाँ पे, A'-B' किसके अनुपात में है, MO में, A'-B' किसके है, MO में है। दूसरा क्या लिख रहा है कि FB' OF के, FB' देखिए, F पॉइंट ये है, B' ये है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के, इसको FM कह दिया गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। चूंकि MO बराबर है AB के, MO बराबर है AB के, MO कहां पर है, MO बराबर है OB के, क्योंकि आप देख पा रहे हैं तो ये एक आयत जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये एक आयत जैसी संरचना आपको दिख रही है, और आपको पता है कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखा है वही, MO बराबर है AB के, MO कहां है ये, AB कहां है ये, आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अतः समीकरण 1 और 2 को
आपस में चेंज कर दीजिए। जहां पर इसमें MO लिखा है उसको AB लिख दीजिए। तो यहां पर अगर AB लिखेंगे तो क्या बनेगा, AB डैश अपॉन AB, AB डैश अपॉन AB कहां पे लिखा भैया, AB डैश अपॉन AB बराबर हो जाएगा किसके, FB अपॉन OF के। आप हमको बताओ कि अगर ये वाली इसके बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, यानी OB डैश अपॉन OB बराबर FB डैश अपॉन OF, ये दोनों आपस में क्या हो गए सर, बराबर हो गए। नहीं समझ में आया, मैंने कहा देखो ये वाले को ध्यान से देखो और ये वाले को, मैंने कहा कि अब जब MO की जगह पे AB रख दिया तो इसमें क्या बनेगा, ये A डैश B डैश MO था, अब इसको AB लिख दिया हमने, ये किसके बराबर बना है, FB डैश अपॉन OF के। अब मैंने कहा कि जो ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है आपस में बराबर है, तो क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, हाँ सर बराबर होगी। तो निकलेगा रिजल्ट यहां से OB डैश अपान OB बराबर हो जाएगा किसके, FB डैश अपान OF के। और यही बात तो ये लिखा है, डन। अब चिन्ह परिपाटी लगा दीजिए, OB किसके, OB डैश किसके बराबर है, OB डैश देखिए पहले फिल्म को मिटाते हैं अपने, अब OB डैश देखिए किसके बराबर है, O ये है, B डैश ये है, और प्रतिबिंब हमारा यहां पर बन रहा है कहीं, ठीक है। और प्रतिबिंब जो बनता है उसकी दूरी क्या मानी जाती है, V मानी जाती है, ठीक है। वस्तु कहां रखी है, OA की दूरी पर, तो O और A के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, U रखते हैं, ठीक है। चलिए अब वही बात यहां पे लिखा हुआ है, चिन्ह परिपाटी में OB डैश बराबर V, OB बराबर U, लेकिन U हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। OF बराबर F, सबको उठा के वैल्यू रखिए, UVF से भाग दीजिए और आपका रिजल्ट ये मिल जाएगा। अपने से इसको 2 बार 3 बार बनाएंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। डन है। चलिए लेंस सूत्र का भी आज काम खत्म हो गया। 3 चीजें मैंने आपको अलग अलग सेक्शन में दिया है। जो 5 नंबर वाला अभी क्वेश्चन कराया था, 5 क्वेश्चन दिया था 6 नंबर वाले का, उसमें हम लोगों ने दर्पण सूत्र देख लिया है, नहीं लॉन्ग क्वेश्चन का एक और कराए थे, उसमें हमने दर्पण सूत्र देख लिया है। फिर हमने चेक कर लिया है R/2 बराबर F हो गया, और आज लेंस सूत्र हो गया 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये 3 के तीनों हमने करा दिए हैं, इस वजह से आप इन तीनों को तैयार रखेंगे, तीनों को तैयार रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, वन्य जीवों के दावेदार कौन है और उनका प्रबंधन का अधिकार किसे मिलना चाहिए। भाई ये सारे स्टेप है, 2 नंबर में पूछा है, कोई भी 4 पॉइंट उठा के लिख दीजिएगा, सेवा समाप्त हो जाएगी इसकी। मानव हृदय का चित्र बनाइए। मानव हृदय का चित्र आप आराम से बना सकते हैं, कई बार बता चुका हूं, कई बार बनवा चुका हूं। डायनेमो वाला बाकायदा आप इसको लिखिएगा, यही आपको कॉपी में नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। 6 नंबर का आएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना उठा के। ये फिगर आपका 1 पेज के आसपास बनेगा कॉपी में भी आपकी, ठीक है। क्रियाविधि को लिखिएगा और फिर लास्ट में, मतलब बिल्कुल इसी सेट में लिखना है आपको, बिल्कुल इसी पैटर्न में लिखना है आपको। डन है, डन है। सब लोग नोट करेंगे तुरंत, फास्ट, सब लोग नोट करेंगे फास्ट इसे। हाँ फोटो खींच लिए, चाहे जैसे, फिगर तो हो ही गया है, इसका खींच लो। डन है, इसका खींच लो और ये समाप्त हो जाएगा यहां से। डन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपको मैं कौन सा दिखा दूं, एक तो आपको ये आएगा, पौधे की अनुप्रस्थ, पुष्प की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे देनी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी रहेगी। फूल बनाइएगा बढ़िया, फूल बनाने के बाद उसके सारे अंगों के नाम लिखिएगा, और नाम लिखने के बाद सबको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि बाह्य दल क्या होता है ना, बाह्य दल क्या होता है, दल क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, फिगर बनाइएगा। स्त्री केसर क्या होता है, फिगर बनाइएगा, और स्त्री केसर में आप अंडाशय और बीजांड को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ फोटो खींच लीजिए भैया, हम मना कहाँ कर रहे हैं आपको, फोटो खींच लीजिए, इंपॉर्टेंट है बायो के लिए, ठीक है।
अगला प्रश्न पे चलें। चलिए, बस और कोई खास तो मुझे नहीं दिख रहा है। एक क्वेश्चन ये, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी का होना आवश्यक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है ना। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ये ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। रिएक्शन लिखा, उसके बाद इसका क्या प्रयोग है, तो लिखा है गमले में लगे किसी पौधे को 24 घंटा अंधेरे में रखा ताकि इसकी पत्तियों का स्टार्च खत्म हो जाए। अब इसकी एक पत्ती को कॉर्क की सहायता से बोतल के अंदर घुसा दिया गया। इसके पूर्व बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया गया था ताकि वह बोतल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले। अब पूरे समायोजन को धूप में रखा। 6 घंटे बाद बोतल की पत्ती को सावधानी पूर्वक निकाल लिया, स्टार्च का टेस्ट किया तो पता चला कि देखते ही देखते पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था वो पीला हो गया। होना क्या चाहिए था स्टार्च टेस्ट में? नीला, नहीं हुआ। तब बाकी भाग को देखा गया तो वो नीला हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। उठा करके लिख दीजिएगा। ये 3 और एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करा दिए, बाकी इसमें कोई भी क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आपको ये दृष्टि दोष वाला है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है ना, कितने प्रकार का होता है और इसकी सारी कहानी को हम लोग समझेंगे। दृष्टि दोष के बारे में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, ये 3 के 3 टॉपिक को आपको बाकायदा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने में आपको दिमाग में रखना है कि इनका कारण और निवारण ये दोनों जरूर लिखिएगा। कारण और निवारण ये दोनों पॉइंट जरूर लिखिएगा, है ना। तो इसके सारी कहानी आपको यहां पर दी हुई है। फिगर के साथ बताइएगा बाबू, फिगर के साथ बताएंगे 6 नंबर मिलेगा। फिगर में अगर कमी करेंगे तो 6 नंबर में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कारण और निवारण का भी फिगर बनाइएगा। तो ये रहा आप लोगों का दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना, जरा दूरदर्शिता, ये सारी बातें हो गई। तो ये रही आप लोगों की कहानी आज की। कैसा लगा एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा। और एक आखिरी क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, इस बार आ रहा है, चेक करके जाइएगा। फिगर जरूर बनाइएगा, मृग मरीचिका का बनना यही है, ठीक है। तो इतनी बात रहेगी आप लोगों के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और मुझे लगता है कि आपके समझ में भी आया होगा। और अगर आपके समझ में आया है तो एक बार दबा के शेयर करिएगा अपने सारे साथियों के साथ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।